तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रही है। 7 नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम शामिल किए गए उनमें जितिन प्रसाद सिर्फ कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, ब्राह्मण चेहरा हैं। बाकी 6 मंत्रियों को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। अब नए मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। जो 7 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं उनमें जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके अलावा जो नाम हमारे पास हैं, पलटू राम, छत्रपाल गंगवार राज्य मंत्री बनेंगे, संगीता बिंद और धर्मवीर प्रजापति बनेंगे राज्य मंत्री, संजीव कुमार गौड़ और दिनेश खटीक भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो तमाम लोग जो राजनीति को अच्छे से जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका कहना है कि 2017 में जो बीजेपी को शानदार ऐतिहासिक जीत मिली थी उसके पीछे यूपी का जातीय समीकरण ही था। तो उसी को साधने की कोशिश इस बार योगी सरकार द्वारा की जा रही, योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। और इसमें ब्राह्मण चेहरा जो है, इकलौता ब्राह्मण चेहरा जो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे वो है जितिन प्रसाद। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और अब वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ। रुचि, हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7 जो मंत्री बनाए जाने हैं वो अंदर आ चुके हैं, बस अब इंतजार है तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल का। रुचि जी हाँ, बिल्कुल ठीक 6 बजे का टाइम है शपथ ग्रहण का। और जैसे ही 6 बजेगा वहाँ पे जो गांधी सभागार जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे राजभवन का बैंड उस जनगण मन शुरू होगा। और उसके बाद जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल उनसे आज्ञा मांगी जाएगी कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया जाए। और उसके बाद एक एक करके मंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बनाए गए हैं तो सबसे पहले जितिन प्रसाद शपथ लेंगे। उसके बाद पलटू राम जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनकी शपथ होगी। और फिर छत्रपति गंगवार शपथ लेंगे, फिर संगीता बलवंत बिंद का नंबर आएगा, फिर धर्मवीर प्रजापति, फिर संजीव कुमार गौड़ और उसके बाद दिनेश खटीक। एक एक करके शपथ लेंगे। और अब बस कुछ ही चंद सेकंड्स का इंतजार है, उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह जिसका बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इंतजार किया जा रहा है वो अब बस पंकज शुरू होने वाला है। हालांकि रुचि, जिस तरीके से आप यूपी की पॉलिटिक्स को लगातार कवर करती आई हैं, बहुत जरूरी है ये समझना कि किस तरीके से इस कैबिनेट विस्तार में जाति पर फोकस किया गया है। और जिस कास्ट कैलकुलेशन की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, यूपी में बड़ी पार्टियों से अलग कम से कम दर्जन भर छोटी पार्टियां भी हैं जो नतीजों पर अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं। और आज जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं ब्राह्मण चेहरा के साथ साथ ओबीसी, कुर्मी, दलित, इनको ज्यादा तवज्जो दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी तरह से सभी पार्टियों को ये पता है कि ओबीसी का रुख जिसकी तरफ होगा वो चुनाव वो पार्टी जीत जाएगी, यानी ओबीसी किंग मेकर होंगे। साथ में दलित वोट भी चाहिए होगा। लेकिन एक बात समझने की है कि जो ओबीसी वोट है पूरे वोट पर नहीं, बीजेपी की जो नज़र है वो जो गैर यादव ओबीसी वोट है उस पर बीजेपी नज़र लगाए हुए है। और इसी तरह से दलित में जो गैर जाटव यानी जो मायावती से अलग का वोट है दलितों में, उसके ऊपर बीजेपी की नज़र है। और ये फॉर्मूला बीजेपी का कामयाब होता आया है लगातार उत्तर प्रदेश में। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव पे। बिल्कुल रुचि, जरा ये समझाइएगा, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जरा उसके बारे में बता दें। गवर्नर हाउस के अंदर की दोनों तस्वीरें, एक तरफ आप देखिए कि जो मंत्री बनेंगे वो ऊपर स्टेज पर बैठे हैं, लेकिन उससे कुछ देर पहले की दूसरी तस्वीर है जहां डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ नजर आ रहे हैं हंसते मुस्कुराते जितिन प्रसाद। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और ब्राह्मण बड़ा चेहरा है। और यहां कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण जिस बात का जिक्र रुचि कर रही है, सुरभि कर रही थी, उसको साधने की कोशिश है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, 2017 में जो पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी उसके पीछे यूपी का जातीय समीकरण ही था। यानी विधानसभा चुनाव में, पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सभी जातियों का साथ मिला था और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। योगी मुख्यमंत्री बने थे और फिर शानदार तरीके से 4.5 साल के करीब का कार्यकाल अब हो चुका है, कुछ ही महीने बाकी हैं। उससे पहले ये एक तरह की सर्जरी की जा रही है योगी सरकार में, एक नया जो नए चेहरे साथ शामिल किए जा रहे हैं। और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये तस्वीर जितिन प्रसाद के साथ है। रुचि, ये तस्वीर जिसका पंकज भी जिक्र कर रहे हैं, ब्राह्मणों को साथ लाने की ये कोशिश। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर जरूर रहती है, लेकिन बीजेपी जरूर चाहेगी कि इस चुनावी रेस में भी, क्योंकि ब्राह्मणों के समर्थन से 40% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को। आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोनों स्टेज पर और जो नए मंत्री बनाए जाएंगे वो भी पीछे नजर आ रहे हैं और अब एक एक करके इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आनंदीबेन पटेल 6 बजे का वक्त, एग्जैक्ट 6 बजे पहुंच गई हैं गवर्नर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजभवन में बस कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और जैसा कि हमने आपको बताया नाम पर मुहर लग चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा दाव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप देख रहे हैं मंच पर पहुंच चुके हैं। आनंदीबेन भी पहुंच चुकी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में बस शुरू होने वाला है। और इससे पहले आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम को अपनी कैबिनेट का विस्तार करने को लेकर जो बैठक की थी उसके बारे में राज्यपाल आनंदीबेन को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। अब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट का आकार बढ़ाने को लेकर रणनीतिक कदम की तरह इसे देखा जा रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव का जब जिक्र होता है तो जातिगत समीकरणों को बैलेंस करने की कोशिश हर पार्टी करती है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये एक बड़ी कोशिश है और जिन चेहरों के मंत्री बनने की चर्चा है उसकी डिटेल भी हमारे पास है क्योंकि उनकी जातियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, अहम जगह होती है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, किस उद्देश्य के साथ जाति के आधार पर पार्टियों के प्रभाव को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, इस बारे में लगातार हमारी लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार से हम चर्चा कर रहे हैं। अब कौन कौन से मंत्री अब शपथ लेने वाले हैं इसकी डिटेल भी आपको बता दें। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, यूपी में मतदाताओं की 12% हिस्सेदारी है ब्राह्मणों की और इसके अलावा आपको बता दें संगीता बलवंत पहुंच चुके हैं। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले जितिन प्रसाद ने शपथ ली, कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। ब्राह्मण चेहरा है, कांग्रेस से बीजेपी में आए, यूपीए सरकार में मंत्री थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम इन्होंने किया है और बड़ा चेहरा यूपी की राजनीति में ब्राह्मण चेहरा। जितेंद्र प्रसाद इनके पिता थे, कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अच्छा खासा इन्हें अनुभव है और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। सबसे पहले इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। गवर्नर आनंदीबेन पटेल का हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया, योगी आदित्यनाथ को नमस्कार किया, सबसे पहले शपथ ली। सबको यूपी में ब्राह्मणों का साथ चाहिए पंकज, और हर पार्टी ब्राह्मणों को यहाँ क्यों लुभाना चाहती है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये शपथ ग्रहण समारोह जहाँ जितिन प्रसाद ने शपथ ली है। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित
या प्रकट नहीं करूंगा। छत्रपाल गंगवार, जी हाँ, दो टाइम के एमएलए हैं और कुर्मी जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर है, बरेली उस पर की पकड़ बहेड़ी से बनेगी। भी विधायक हैं। जी, दमखौदा मूल रूप से वहां के रहने वाले हैं, बड़ा कुर्मी चेहरा है, बहेड़ी से दूसरी बार विधायक बने हैं। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पलटूराम दलित चेहरा है पंकज, बलरामपुर से विधायक हैं और इनका नाम भी मंत्री बनने के लिए काफी समय से चल रहा था। और यूपी में मतदाताओं की हिस्सेदारी की बात करें तो 20% है। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद ओबीसी हैं, छात्र जीवन से काफी सक्रिय राजनीति में आई हैं, गाजीपुर सदर से ये विधायक हैं और पूर्वांचल में अच्छी खासी लोकप्रिय हैं और लेखिका भी हैं। इसके जरिए 42 से 45% वोटर्स पर नजर है। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो संजीव कुमार गोंड अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इनकी खासी पकड़ जो है सुरभि वो ईस्टर्न यूपी जो है सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर वहां पर पकड़ है। ओबरा जहां पर पावर प्लांट एनटीपीसी का वहां से विधायक है।
मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगा। धन्यवाद। दिनेश खटीक मेरठ के हसनापुर से सीट से विधायक हैं। खटीक सोनकर समाज से ही आते हैं। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो धर्मवीर प्रजापति आखिर में उन्होंने एक तरह से शपथ ली है। तो 7 मंत्री जो है अब तक शपथ ले चुके हैं, 7 ही मंत्री नए बनने थे और जितिन प्रसाद से उसकी शुरुआत हुई। धर्मवीर प्रजापति का आपने जिक्र किया पंकज, ओबीसी को लेकर ये चेहरा मायने रखता है। माटीकला बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, हाथरस जिले से आते हैं। और इसी तरह से जितिन प्रसाद जिनका आपने बताया सबसे पहले जितिन प्रसाद ने यहाँ शपथ ली। उसके बाद हमने देखा छत्रपाल गंगवार बरेली की बहड़ी से विधायक हैं, कुर्मी समाज से ये आते हैं। साथ ही पलटू राम ने दलित चेहरा है, शपथ ग्रहण की है, बलरामपुर से ये विधायक हैं। इनका नाम मंत्री बनने के लिए काफ़ी समय से भी चल रहा था। उसके बाद संगीता बलवंत बिंद का थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, जो कि गाजीपुर सदर से पहली बार विधायक हैं। छात्र राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रही हैं, ओबीसी चेहरा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के कास्ट कैलकुलेशन का लगातार हम इस कैबिनेट विस्तार को लेकर जिक्र कर रहे हैं, उसमें जहां जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए 12% वोटर्स पर नजर है, वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो 42 से 45% वोटर्स को लुभाने की ये बड़ी कोशिश मानी जा रही है। हालांकि छत्रपाल गंगवार का नाम भी, जो कि कुर्मी समाज से है, 5% वोटर्स हैं जिन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा संजय गौड़ दलित चेहरा है, 20 से 22% वोटर्स पर संजय गौड़ को जिम्मेदारी देते हुए नजर रहेगी। इसके अलावा पलटू राम जो कि एक और दलित चेहरा है, और धर्मवीर प्रजापति ओबीसी चेहरा है, और दिनेश खटीक जो कि दलित चेहरा है, और इन्हीं के जरिए वोटर्स पर नजर रखी जा रही है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर पंकज मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, और रुचि कुमार हमारी संवाददाता जिस तरीके से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनसे भी इस बारे में जिक्र करेंगे कि पिछले चुनावों के अनुभव ये बताते हैं कि बेहद ही कम अंतर से परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए यूपी की राजनीति में ये समीकरण बैलेंस बहुत जरूरी है। रुचि, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो पिछले चुनावों के अनुभव का जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी, 2017 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 8 विजेताओं की जीत का अंतर सिर्फ 1000 वोट से भी कम का था। इसीलिए आने वाले चुनाव को लेकर जब पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं, उसमें इस कास्ट कैलकुलेशन में एक बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि यूपी की अगर राजनीति आप समझेंगी तो चुनाव पूरा तरह से जातियों पर आधारित होता है। जाति के आधार पर यहाँ वोट पड़ते हैं, जाति के आधार पर कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं।
अब अगर देखिए 2019 में मायावती ने और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया था, यानी ओबीसी वोट और जो दलित वोट है उनका गठबंधन हो गया था, तो 40 से 45% ओबीसी वोट माना जाता है यूपी में और करीब 22% दलित वोट माना जाता है। तो अगर आप सीधा कैलकुलेशन अगर लगाएंगे तो जीतना ये था कि जीत तो कहीं जाएगी नहीं, लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी ने जो ओबीसी वोट था, जो गैर यादव वोट था, उसके ऊपर पूरी अपनी ताकत लगा दी। उसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन वाली जातियां थी, उनके ऊपर बीजेपी ने अपनी नजर की। इसी तरह से दलितों में जो गैर जाटव तो मायावती के साथ जा रहा था, बाकी जो गैर जाटव वोट था उसमें भी बहुत कम आबादी वाली जातियां थी जिनके वोट बहुत कम थे। जैसे एक गांव है उसमें एक कोई जाति का घर है, 2 किसी जाति का घर है, तो बीजेपी ने वहां पर कॉन्सेंट्रेट किया। तो जैसे आप इसको समझ सकती हैं कि अगर आप गुल्लक में जो पैसा डाला जाता है, आप 1-1 रुपए का कॉइन डालेंगे और जब एक साथ उसको निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। तो ये जो हिसाब है ये बीजेपी ने पिछले चुनाव में 2017 में भी लगाया था और 2019 में तो बहुत अच्छी तरह इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती एक हो गए थे। लेकिन बीजेपी के इस फॉर्मूले ने काम किया और बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। तो इस बार भी बीजेपी उसी तरह से टारगेट करके चल रही है कि हम ओबीसी वोटर, हम यादव वोट पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन जो गैर यादव ओबीसी वोट है उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे। और इसी तरह से जो दलित वोट है उसमें जो जाटव वोट मायावती के पास अभी भी जाता है उस पर मेहनत नहीं करेंगे। बाकी जो दलित वोट है 11% जो बच जाता है उस पर पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है। और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार आप देखेंगे या जो एमएलसी की लिस्ट देखेंगे, सब पे इसकी झलक साफ दिखाई देगी। बिल्कुल। और रुचि, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक तस्वीर अभी हम देख रहे थे, जो अनुशासन है, यानी अनुशासन जो है उससे कहीं ना कहीं सफलता मिलती है और जो संस्कार है बीजेपी में वो देखने को मिलता है। यानी महंत भी है योगी आदित्यनाथ, तो जितने नए मंत्री बने हैं उन सब ने उनके पांव छुए और प्रधानमंत्री जी ने वो बात की थी कि बड़े बड़े फ्लावर बुके ना दिए जाएं, तो 2-2 गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, फूल जो है वो भी पकड़ाए गए योगी आदित्यनाथ के द्वारा इन तमाम नए मंत्रियों। जी हाँ, बिल्कुल। ये इधर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, यहाँ पे बुके का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। एक गुलाब का फूल, यहाँ तो आपको थोड़े ज्यादा गुलाब दिख रहे हैं, आमतौर पे यहाँ सिर्फ एक गुलाब दिया जाता है। तो वही उसी की झलक आपको इस पूरे जो शपथ ग्रहण समारोह है दिख रहा है। जो नए मंत्री हैं उनको जो फूल पेश किए जा रहे हैं, या वो लोग जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या गवर्नर को पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ फूल है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि बुके से पैसे की बर्बादी होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो एक सिंबॉलिक एक फूल देने की परंपरा जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये परंपरा शुरू हुई है। अब रुचि, एक बात मैं पंकज जरूर रुचि से समझना चाहूंगी। अब जिन मंत्रियों ने अब शपथ ले ली है, यानी उनके पास आज शाम 26 सितंबर शाम से काम की जिम्मेदारी है। अब जनवरी के दूसरे हफ्ते तक का ही संभावना मान सकते हैं रुचि, लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि बाद में यूपी में आचार संहिता लगने के बाद कोई विकास संबंधी कार्य सरकार नहीं कर सकेगी, ये भी है। ऐसी स्थिति में इन मंत्रियों के पास सिर्फ चुनाव प्रचार की ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए, ऐसा है कि ये तो बिल्कुल साफ है कि जब अब जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिसकी चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी, वो नहीं किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा था कि चुनाव के पहले अगर हम विस्तार करते हैं तो कुछ लोगों को नाराजगी होगी, तो नाराजगी ना मोल ली जाए और जो उनके पास टीम है उसी से चुनाव में जाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा मई से ये मंथन चल रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन का। मई से तो बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है। बीएल संतोष हो, राधा मोहन सिंह हो या संघ के लोग हों, कई राउंड मुख्यमंत्री के साथ बैठक चली, दिल्ली में बैठकें हुई, फिर लखनऊ में बैठकें हुई, अब ये विस्तार हुआ है। तो ये तो साफ है कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं इनके पास काम करने का ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि भी जो भी इनको मंत्रिमंडल सौंपा जाएगा सुरभि, पहले उसके बारे में कुछ समझेंगे और जब तक कुछ काम करने का मौका आएगा तब तक चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। तो बिल्कुल साफ है कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं ये चुनाव को नजर में रखते हुए इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अच्छा रुचि जी, जरा ये बताइए कितना इंतजार करना होगा सद्दुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती का? कुछ ना कुछ रिएक्शन आने वाला है उनका भी? देखिए, जो अखिलेश यादव की पार्टी है उनके जो प्रवक्ता है, मंत्रिमंडल विस्तार की जब सुगबुगाहट हुई थी तभी उनका रिएक्शन आ गया है कि अब चुनाव का बिल्कुल मौका है, उसमें ये मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, अभी तक कुछ काम नहीं किया, अब ये मंत्री क्या काम करेंगे, इस तरह का रिएक्शन आ चुका है। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के बड़े नेता
नेताओं का इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या रिएक्ट करते हैं इस आखिरी टाइम पे जब चुनाव ठीक है रुचि, हमारी नजर रहेगी उनके रिएक्शंस पर भी। अब बिल्कुल आप बनी रहे हमारे साथ। तो योगी सरकार नए मंत्रियों और एमएलसी के जरिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। योगी सरकार के ये नए सिपा सलार पार लगाएंगे 2022 की चुनावी नैया। अब से थोड़ी देर बाद बड़ी राजनीतिक बहस करेंगे, हाजिर होते हैं।